इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पटवार एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब पटवार एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन कौन सी रैंक वालों का होगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी रैंक है वो कहाँ तक होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा। और फाइनल जो कट ऑफ है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर आने वाला है, यानी कि प्री डीबी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना रहने वाला है। जिले वाइज कितने पद है, यानी कि पटवार के हर जिले में कितने पद है, कैटेगरी वाइज बात करूंगा। और इसके अलावा जिनका भी डीवी 8 दिसंबर को होगा, 8 दिसंबर को 615 कैंडिडेट का डीवी होगा, उनसे पूछकर आपको आगामी जिनके भी डीवी है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को, तो उनको बता दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपका जो डीवी प्रोसेस है वो किस तरह से हुआ था शुरू से लेकर अंत तक का। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हॉरिजेंटल वाले जो पद है वो किस तरह से ऐड किए जाते हैं, अगर उसमें कोई स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो वो पद कहाँ जाते हैं, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर आपको पटवार एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वो अपडेट विभाग की ओर से आए या बोर्ड की ओर से आए। विभाग 15 दिसंबर तक आपके पटवार एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद जब भी फाइनल रिजल्ट को लेकर अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले आपके फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको कैसे चेक करना है। देखिए, आपकी जो भी रैंक है, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा उसके लिए दो चीज़ आपको देखनी है। पहली चीज़ कि जनरल में क्या आपका हो रहा है, और अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, तो उसमें आप हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे चेक करोगे। उसके लिए पहले आपको आपकी कैटेगरी और जनरल में पद पता होने चाहिए कि कितने पद हैं, और उसके अलावा आपकी रैंक है वो कहाँ पर है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक जितने पद है उसके अंदर है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज सही सही दिखाओ तो। और अगर आपकी रैंक पदों से बाहर जा रही है, यानी कि आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में 102 पर आ रही है और आपकी कैटेगरी में पद 80 है, तो मतलब कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपसे जो पहले कैंडिडेट है वो ज्वाइनिंग लेते हैं या नहीं लेते, उसके बाद फिर से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो अब आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया पटवार एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी, देखो मैं सपोज दैट मान के चल रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल में आपके 700 पद हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस करना होता है, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले किस तरह से जनरल में ऐड होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें डाउट बहुत साथियों को होता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो और आपकी जो रैंक है वो 1700 नंबर पर है, और आपने जब पदों का वर्गीकरण देखा, माना कि जनरल में 700 पद है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 700 रैंक तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो या एमबीसी कैटेगरी का हो, उसका सिलेक्शन जनरल से हो चुका है। अब उसको उनकी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 1700 पर आ रही है तो इसका मतलब 700 तक अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी का आ रहा है उसको आप काउंट नहीं करोगे। आप 700 के बाद से काउंट करना शुरू करोगे और जो आपकी रैंक है वहाँ तक काउंट करते रहोगे। पता चलता है कि देखो 700 के बाद आपको वही कैंडिडेट काउंट करने जो कि ओबीसी कैटेगरी से, और फिर जब पता चले कि 700 के बाद से जब मैंने काउंट किया तो 600वीं रैंक आपकी आई, माना कि सपोज दैट, और जब आपने पदों का वर्गीकरण देखा तो पता चला कि ओबीसी में तो 550 ही पद है और आपकी रैंक ओबीसी में 600 आ रही, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। अब डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले कितने ज्वाइनिंग करते हैं, कितने डीवी कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं, उन सब पर डिपेंड करता है। अब देखो, डीवी 2 गुना का ही हो रहा है और 2 गुना में उन्हीं कैंडिडेट को शामिल किया गया है जिनके नंबर है वो कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर चाहे आप अपनी कैटेगरी में देखो या जनरल में देखो। अगर आप के नंबर जनरल कैटेगरी से कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप फिर चाहे एससी कैटेगरी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो आपको जनरल से काउंट कर दिया जाएगा। अगर जनरल जितने नहीं हैं, आपके नंबर आपकी कैटेगरी में कट ऑफ है उससे ज़्यादा है तो आपको आपकी अपनी कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी रैंक है वो कहाँ है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको भी कैसे चेक करना है। अब देखो, हॉरिजेंटल वालों में क्या होता है,
कि हॉरिजेंटल में जैसे कि मैंने मान लिया एक्स सर्विसमैन को मान लिया या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी को मान लेता हूँ। जैसे कि मान लिया कि उत्कृष्ट खिलाड़ी में 30 पद है। सपोज दैट उत्कृष्ट खिलाड़ी में कितने पद है? 30। अब ये 30 पद कौन सी कैटेगरी में ऐड होंगे, सबको ये डाउट है कि जनरल में होगा या एससी में होंगे या एसटी में होंगे या ओबीसी में होगा। ये डिपेंड करेगा जो 30 कैंडिडेट हैं उन पर, यानी कि वो कौन सी कैटेगरी है। देखो इसमें 30 पद है और बोर्ड को अगर 30 पदों के लिए स्टूडेंट मिल गए 30, तो फिर बोर्ड देखेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी का है। जो एससी कैटेगरी का होगा उसको एससी में ऐड कर दिया जाएगा, जो एसटी कैटेगरी का होगा उसको एसटी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा, जो ओबीसी कैटेगरी का होगा उसको ओबीसी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर बोर्ड को 30 कैंडिडेट नहीं मिले, एक भी कैंडिडेट नहीं मिला, या फिर 15 कैंडिडेट मिले 15 नहीं मिले, तो जितने नहीं मिले हैं उनको फिर जनरल के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो पदों का वर्गीकरण है उस तरह से ऐड कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह महिला में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला, जैसे कि ये आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का ही लेके बता देता हूँ। अब आप देखोगे महिला में जनरल टोटल आपके ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 12 पद दिखा रहे हैं। कौन से ज़िले में? ये आपका ज़िला अजमेर जिला है। अब इसमें 12 पद है अजमेर ज़िले में, और महिला में जनरल में 8 पद हैं। सॉरी, ये जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में जनरल में 8 पद है, महिला में जनरल में 3 पद हैं, विधवा का 1 पद है, परित्यक्ता का 1 ही पद नहीं है। अब देखो परित्यक्ता का तो 1 ही पद नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट कोई अगर परित्यक्ता की है लेकिन उसके जो मार्क्स है वो जनरल से ज़्यादा आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो जनरल कट ऑफ गई या फिर सामने महिला की कट ऑफ गई उससे ज़्यादा ही, तो उसमें सेलेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर बोर्ड को जो विधवा के लिए 1 पद रखा है अजमेर ज़िले के लिए, अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर बोर्ड क्या करेगा, जो ये 1 पद है ये परित्यक्ता के साथ ऐड कर देते हैं। और अगर परित्यक्ता में भी बोर्ड को कैंडिडेट नहीं मिले तो उस कंडीशन पर ये 1 पद है ये आपके जनरल महिला में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ 3 है या 4 हो जाएंगे। अगर महिला में भी कैंडिडेट नहीं मिले कट ऑफ जितने, तो फिर ये जो 4 है ये आपके इसके साथ ऐड कर दिए जाते हैं, जो जनरल के 8 पद है इसके साथ। तो इस तरह से पदों का वर्गीकरण किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट ही नहीं मिले बोर्ड को तो बोर्ड इस तरह से जो पदों का वर्गीकरण है वो करते हैं। मिल जाते तो अच्छी बात है, उनको ले लिया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट ही नहीं मिले इस कैटेगरी का तो फिर वो इस तरह से पदों का वर्गीकरण कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि पदों का वर्गीकरण है वो किस तरह से किया जाता है, कि हॉरिजेंटल वालों को किस तरह से ऐड किया जाता है। अब भूतपूर्व सैनिक में भी आप देखते हैं, जैसे कि मान लिया जनरल में 30 पद है, एससी में 20 पद है, एसटी में आपके 10 पद है, इस तरह से मान लो। तो फिर आपके फिर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो जिस कैटेगरी के होंगे उन्हें उनकी कैटेगरी में जनरल में ऐड किया जाता है। और यहाँ पर भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर वो उसी कैटेगरी में कर ले। जैसे कि यहाँ 20 एसटी के तो वो एसटी में ऐड हो जाएंगे पद, नॉर्मल एसटी की कैटेगरी में। तो इस तरह से आपको भी चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये देख लेना आपकी रैंक कौन सी है, जनरल में कितने पद हैं और आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितने पद हैं। अगर आपकी रैंक आपकी जनरल में आ रही है तो हो जाएगा सिलेक्शन, अगर आपकी अपनी कैटेगरी में आ रही है तो भी हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। यानी कि जितने पद हैं उतने पदों के अंदर रैंक होनी कंपलसरी है। अब फाइनल कट ऑफ में अंतर भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने माना कि जनरल के 700 पद है, तो आप 1 से लेकर 700 तक देख लो कैंडिडेट जो 700 नंबर पर है उसके जितने मार्क्स मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर कि जनरल की फाइनल कट ऑफ उतनी रहेगी, क्योंकि अभी जो कट ऑफ बताएगी वो 2 गुना की बताई गई है। यानी कि अगर 700 पद है तो 1400 रैंक तक वालों की कट ऑफ बताई गई है। इस तरह से आपको चेक करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिले वाइज पदों का वर्गीकरण, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया है अभी कि महिला इस तरह से ऐड हो जाते हैं, एक्स सर्विसमैन की इस तरह से ऐड हो जाते हैं, भूतपूर्व सैनिक इस तरह से ऐड हो जाते हैं, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं जोड़ा है। ये आप जब पटवार एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट चेक करोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं पटवार एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आपका पॉइंट है विशेष प्रावधान और सूचना। उसमें आप देख लीजिए 4-5 नंबर पॉइंट, जैसे कि 5 नंबर पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/1/2016 के अनुसार महिलाएं हेतु 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियम के अनुसार 8% पद है वो विधवा के हैं, 2% है वो परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिए पर्याप्त विधवा स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जाएगा। यानी कि अगर जैसे कि कोई SC कैटेगरी है, उसमें जनरल महिला के 10 पद हैं और परित्यक्ता के 8 पद हैं और विधवा के 4 पद है। अगर इस कैटेगरी में विधवा श्रेणी की कोई महिला बोर्ड को नहीं मिलती है तो ये 4 पद परित्यक्ता के साथ ऐड हो जाते हैं। और अगर विधवा में 4 मिल गए लेकिन परित्यक्ता में 8 नहीं मिले, तब ये परित्यक्ता के पद विधवा में ऐड हो जाते हैं। और अगर दोनों में नहीं मिलते हैं तो इसकी जनरल कैटेगरी की जो महिला की सीटें हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब वहाँ महिला में भी नहीं मिले तो SC कैटेगरी की जो जनरल सीट है उसमें ऐड कर दिया जाता है। ये सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। पात्र और उपयुक्त महिला स्टूडेंट को उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ इस प्रवर्ग के पुरुष स्टूडेंट द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। ठीक इसी तरह एक्स सर्विसमैन में भी यही रूल लागू है और इसी तरह आपके जो खेल कोटे का है उसमें भी आपका यही रूल लागू है। जैसे कि एक्स सर्विसमैन में भी आप भूतपूर्व सैनिक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में क्षैतिज होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी। तत्पश्चात ऐसी रिक्तियाँ व्यापक हो जाएगी। और इसी तरह उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी कि 2% आरक्षण है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है उत्कृष्ट खिलाड़ी का तो फिर उसी कैटेगरी में जनरल में उनको ऐड कर दिया जाता है। चलिए अब आप देख सकते हैं ज़िले वाइज हर कैटेगरी के बारे में। जैसे कि अजमेर ज़िले में आप देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 122 है। अब जनरल में कितने हैं, SC में कितने हैं, ST में कितने हैं। देखो जनरल में जनरल कैटेगरी में 49 है। महिला की बात करें तो जनरल के 35 है। महिला में जनरल में 11 है, 35 आपके जनरल कैटेगरी के। इसके बाद विधवा में 3 पद हैं, परित्यक्ता में 0 पद है, भूतपूर्व सैनिक में 6 पद है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी में टोटल 12 पद है, जिनमें से 8 पद हैं वो आपके जनरल कैटेगरी के EWS के, और महिला जनरल में 3 पद हैं, विधवा में 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक में 2 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें SC कैटेगरी तो आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। 19 है पदों की संख्या टोटल। किस तरह से आपको चेक करना वो मैं बता देता हूँ। अब SC कैटेगरी में जनरल में 13 पद हैं, फिर महिला में जनरल में 4 पद हैं, विधवा में 2 पद हैं, परित्यक्ता में 0, भूतपूर्व सैनिक में 2। मैं एक ही जिले का बता रहा हूँ और इससे आपका जो भी जिला है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है। जैसे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में टोटल 22 पद हैं, जिनमें से ST कैटेगरी के जनरल के 12 पद हैं और महिला में जनरल के 9 पद हैं, विधवा में 0 पद है, परित्यक्ता में 1 है, भूतपूर्व सैनिक में 3 पद हैं। 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं एक भी पद नहीं है अजमेर ज़िले के लिए। OBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें टोटल 14 पद है, जिनमें से जनरल के 12 पद हैं और महिला में जनरल का 1 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि MBC कैटेगरी तो आप देख सकते हैं टोटल 6 पद हैं, जिनमें से जनरल के 5 पद है और 1 पद है उसी महिला की जनरल का। दंडवत आरक्षण की बात करें तो निःशक्त जन में 5 पद हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी में 3 पद हैं। तो इस तरह से आपका जो भी जिला है ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका जो भी जिला है उस जिले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अजमेर, अलवर, बालोतरा, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, जो भी जिला है उसके अकॉर्डिंग आप उसके सामने देख सकते हैं। पदों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से दे रखा है। दौसा, डीग, डीडवाना, कुचामन, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालोर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, खैरतल, तिजरा, कोटा, कोटपुतली, बैरोड, नागौर, पाली, फलौदी, राजसमंद, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, भू प्रबंधन विभाग के और उप निवेशन विभाग के ये पद हैं। तो ये तो आपके नॉन TSP के थे। TSP वाले भी ऐसे ही चेक करेंगे। आप देख सकते हैं TSP वालों के लिए जैसे बांसवाड़ा ज़िले की बात की है तो टोटल 120 पद है बांसवाड़ा ज़िले में। अब अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में टोटल 60 पद है, जिनमें से जनरल के 49 हैं और महिला में सामान्य के 6 पद हैं, विधवा के 5 पद है और परित्यक्ता का 1 भी पद नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के 8 पद है।
इसी तरह अनुसूचित जाति की बात करें SC कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या 12 है, जिनमें से जनरल के 8 पद हैं, 2 पद जनरल महिला के हैं और 2 पद विधवा के, और भूतपूर्व सैनिक के भी 2 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति में बात करें तो आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 48 है, जिनमें से जनरल के 31 पद हैं और महिला में जनरल के 9 पद हैं, विधवा के 7 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक का 6 पद है। इसके बाद दंडवत आरक्षण की बात करें तो आप देख सकते हैं निःशक्तजन में 5 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 3 पद हैं। तो यहाँ पर भी TSP में जिले वाइज दे रखा है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर, भू प्रबंधन विभाग और भू प्रबंधन विभाग बैकलॉग। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जिले वाइज पदों का वर्गीकरण आपको कैसे चेक करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो रैंक है उससे आपकी सिलेक्शन ज़िले में होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 8 से लेकर 15 दिसंबर तक पटवार एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें 8 तारीख के आपके 615 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा और उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन डेट में पर डे 1025 कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है और लास्ट 15 दिसंबर को 575 कैंडिडेट। लेकिन इन 575 कैंडिडेट को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। इनको कह दिया गया है आप विभाग की और बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका जो शेड्यूल है उसमें बदलाव भी हो सकता है, आपको पहले भी बुलाया जा सकता है। क्योंकि इनसे पहले जिन कैंडिडेट का DV है, अगर उन सभी का DV समय पर हो गया है तो उनको भी फिर ज़रूरी नहीं 15 दिसंबर को ही बुलाए, उससे पहले भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा रिजल्ट की PDF और एडवर्टाइजमेंट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और जब भी 8 दिसंबर को जिनका भी पटवार एग्ज़ाम का DV होगा तो उनसे पूछकर आपको ज़रूर बताया जाएगा कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक का प्रोसेस है वो दस्तावेज सत्यापन में क्या रहा है। इसी यूट्यूब चैनल पर बताएंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं पटवार एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।